सो डियर फ्रेंड्स, आज की कहानी बड़ी अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी है मार्कम की, जिसे कहा जाता था टू फेस मैन। ये उसे क्यों कहा जाता था, आप जानेंगे आज इस स्टोरी में। डियर फ्रेंड्स, पूरी कहानी आखिर तक सुनिएगा, तभी आपको इसका असली राज पता चलेगा। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानी आज आपका सब स्टोरीज फॉरएवर। तो ले आया हूँ फिर से फ्रेंड्स एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द टू फेस्ड मैन। एंड ये फ्रेंड्स, ये स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टू फेस्ड मैन। मिस्टर मार्कम कई सालों से हमारे एक हिल स्टेशन पर पुराने एम्पायर होटल के बेकार तहखानों से लगे एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। उनकी आर्मी पेंशन से उन्हें अपने कमरे का किराया और अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी पैसे मिल जाते थे। लेकिन फिर भी वे दिन के उजाले में भारी दुनिया से दूर रहते थे, कुछ हद तक अपनी नेचुरल झिझक की वजह से, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वो देखने में अच्छे नहीं थे। अब इसकी असली बात, जब मार्कम युद्ध के दौरान बर्मा में सेवा कर रहे थे तो उनके डगआउट के पास एक गोला फट गया था, जिससे उनके चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा खराब हो गया था। प्लास्टिक सर्जरी उस समय शुरुआती दौर में थी, और हालांकि डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि मार्कम को नकली नाक लगाने तक की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। उन्हें होटल के बुजुर्ग एस्टेट मैनेजर नेगी ने बेसमेंट का कमरा दिया था, जो मार्कम को युद्ध से पहले के सालों से जानते थे, जब नेगी सिर्फ एक रूम बॉय थे। उस समय मार्कम खुद एक युवा असिस्टेंट मैनेजर थे, और उन्होंने जोशीले युवा नेगी को रूम बॉय से बारटेंडर और फिर ऑफिस क्लर्क बनने में मदद की थी। जब मार्कम ने युद्ध के समय का कमीशन लिया तो नेगी और भी आगे बढ़ गए। अब मार्कम 60 साल के हो चुके थे, और नेगी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं थे। युद्ध हुआ, उसके बाद आज़ादी आई, उसके बाद फिर मंदी आई, लेकिन जब सब कुछ ठीक होने लगा तो हिल स्टेशन फिर से फल फूलने लगा। मार्कम दिन ब दिन अपने कमरे की सादगी में अकेले पढ़ने या अपने शॉर्टवेव ट्रांजिस्टर रेडियो को सुनने के अलावा कुछ नहीं करता था, मगर वो रात में होटल के बड़े मैदान में घूमने निकल जाता और कभी कभी सुनसान मॉल में आधी रात को टहलता। बाहरी दुनिया में इन यात्राओं के दौरान वो पुरानी फेल्ट हैट पहनता था, जिससे उसका चेहरा कुछ छिप जाता था। उसने मास्क पहनने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग उसे देखते थे उनके लिए ये और भी डरावना होता था, खासकर स्ट्रीट लैंप के नीचे। देर रात होटल लौट रहे कुछ हनीमून मनाने वालों का सामना मार्कम से हुआ था, और वो अगले दिन हिल स्टेशन से भाग खड़े हुए थे। कुत्तों को भी मास्क पसंद नहीं था। मार्कम के आते ही वो जोर जोर से भौंकने लगते, और मास्क हटाने पर ही रुके। उन्हें उसके चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देर से घर लौट रहे एक पुलिस वाले ने मार्कम को टोका था। उसे शक था कि शायद वो एक चोर है, और मास्क उसने उतार दिया। मार्कम बिना नाक, जबड़े और एक आंख के एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया था, और पुलिस वाला भाग खड़ा हुआ था। चोर और गुंडे जिन्हें वो संभाल सकता था, उसके लिए ये बहुत ही अजीब काम था। और ये कोई भूत प्रेत नहीं, उसे ये भी मालूम था, पर फिर भी वो इतना डर गया कि भाग गया। नेगी के अलावा मार्कम के होने के बारे में कुछ ही लोग जानते थे। ये कम सैलरी वाले कर्मचारी थे, जो सालों से उसके आदी हो गए थे, जैसे कोई लंगड़े कुत्ते या अपाहिज गाय का आदी हो जाता है। माली, सफाई वाला, धोबी, रात का चौकीदार, सभी उसे एक तरह की मौजूदगी के तौर पर जानते थे। वे उसकी तरफ नहीं देखते थे। कहा जाता है कि एक आंख वाले आदमी को बुरी नज़र लगती है, और मार्कम की एक आंख की एक बुरी नज़र किसी भी अंधविश्वासी को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। उसे छोटे मोटे स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं थी, और वह समझदारी से होटल की लॉबी बार से दूर रहता था। डाइनिंग रूम और कॉरिडोर में वो कस्टमर्स को डरा कर भगाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी अपनी आज़ादी खत्म हो जाती। मालिक, जो ज़्यादातर समय बाहर रहता था, उसे उसके होने का पता भी नहीं था, ना ही उसकी पत्नी को, जो होटल की ईस्ट विंग में रहती थी, जहां मार्कम कभी जाता ही नहीं था। होटल एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जिसमें कई बिना इस्तेमाल किए गई बिल्डिंग्स और ख़राब हो चुके आउट हाउसेस थे। वहाँ एक बियर गार्डन था, जहाँ अब ज़्यादा लोग नहीं आते थे। वहाँ जंगली घास फूस और जंगली झाड़ियाँ उग गई थीं। वहाँ टेनिस कोर्ट भी थे, जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता था। एक स्क्वैश कोर्ट भी था, जिसमें अब बकरियों का परिवार रहता था। बच्चों का खेलने का मैदान, जिसमें एक टूटा हुआ सीसॉ का झूला था, वो भी अब बेकार था। एक बॉल रूम, जिसमें करीब 60 से 70 साल से कोई बॉल ही नहीं हुई थी, यानी कि कोई पार्टी। तहखाने जो कभी नहीं खोले गए, और एक बिलियर्ड रूम, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है।
जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, मार्कहम के पुरखे अंग्रेज थे, जिनमें थोड़ा इलाहाबाद भी था। कहा जाता था कि वह अपनी माँ की तरफ से किपलिंग के रिश्तेदार थे, लेकिन उन्हें खुद कभी ये दावा करते हुए नहीं पाया गया। उनके बाल सुनहरी थे और एक ग्रे नीली आंख थी, जिससे जाहिर है कि वो अब वहाँ नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक ब्लास्ट में उनका चेहरा खराब हो गया था, इसलिए उनकी एक आंख भी नहीं थी। उनकी नकली नाक जब चाहे हटाई जा सकती थी, और क्योंकि उन्हें ये थोड़ी अजीब लगती थी, इसलिए वो अक्सर अपने कमरे में अकेले होने पर इस नाक को उतार देते थे। ये उनके बेड साइड टेबल पर रखी रहती थी, छत को घूरती रहती थी। इतने सालों से इसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, और जिन लोगों को जैसे नेगी ने इन्हें देखा था, वे इसे कुछ हैरानी से देखते थे। मार्कहम खुद को आईने में देखने से बचते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने चेहरे का एक हिस्सा शेव करना पड़ता था, जिसमें कुछ बचे हुए दांत भी शामिल थे। उनके बाएं गाल पर एक बड़ा सा छेद था, और इतने सालों बाद भी ये अभी भी कच्ची दिखती थी। और जब आधी रात हो गई तो मार्कहम अपनी माद से निकले और पुराने होटल के मैदान में घूमने लगे। असल में उस समय कोई और गश्त नहीं करता था, रात का चौकीदार भी नहीं, जो अक्सर लाउंज के बाहर एक फटे पुराने सोफे पर सोया हुआ मिलता था। अपनी पुरानी टोपी और कैप पहने मार्कहम अपना चक्कर लगा रहा था। वो बेशक एक भूतिया इंसान था, और जिन कुछ लोगों ने उसे देर रात में देखा था, उन्होंने उसे कोई सुपरनैचुरल मेहमान समझ लिया था। इस तरह होटल की पहचान भूतिया होने के लिए बाध्य हो गई थी। कुछ मेहमानों को रहने वाले भूत का आइडिया पसंद आया, दूसरे दूर रहे। इस खास रात को मार्कहम हमेशा से ज़्यादा बेचैन था, खास तौर पर खुद से, और आमतौर पर दुनिया से ज़्यादा नाखुश था। उसे थोड़ा बदलाव तो चाहिए था, और ऐसे हालात में कौन नहीं चाहेगा। फिर उसने नेगी से वादा किया था कि वो जितना हो सके होटल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन गर्मी का मौसम था, दिन गर्म और सुस्त थे, रातें ठंडी और सुहावनी, और उसे दूसरे इंसानों के पास होने का मन कर रहा था, भले ही वह उनसे मिलजुल ना सके। और इसलिए देर रात वो रास्ते से निकलकर अपने तहखाने वाले कमरे में गया और सीढ़ियां चढ़ी जो पुराने बैंकेट हॉल की ओर जाती थी, जो अब बस एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था। हॉल के आखिर में एक लाइट जल रही थी, उसके नीचे एक पुराना पियानो रखा था। मार्कहम ने ढक्कन उठाया और अपनी उंगलियां कीज पर फहराईं। वो अब भी एक धुन निकाल सकता था, हालांकि उसे किसी के लिए या खुद के लिए बजाए हुए कई साल हो गए थे। अब कम से कम वो थोड़ा मज़े तो कर सकता था। एक पुराना गाना उसे याद आया और उसने उसे धीरे से झिझकते हुए बजाया, कुछ शब्द याद करते हुए। लेकिन ये बहुत बहुत लंबा समय है, मई से दिसंबर तक, और सितंबर तक पहुंचते पहुंचते दिन छोटे हो जाते हैं। उसे सारे शब्द याद नहीं आ रहे थे, लेकिन वो बजाते समय बस थोड़ा गुनगुना रहा था। तभी अचानक कोई चीज़ एकदम से नीचे गिरी। कमरे का दूसरा कोना। मार्कहम चौंक कर ऊपर देखने लगा। होटल की बिल्ली ने एक टेबल पर रखे सूप के बर्तन को गिरा दिया था। दीवार पर मार्कहम की लंबी हिलती हुई परछाई को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, और एक लंबी धीमी चीख के साथ वो बिल्ली वहां से भाग खड़ी हुई। मार्कहम भी चला गया और कालीन वाली सीढ़ियों से पहली मंजिल के गलियारे में चला गया। सभी कमरे भरे हुए नहीं थे, आजकल तो कम ही होते हैं। उसने एक दो दरवाजे खोले, लेकिन वो बंद थे। वो रास्ते के आखिर तक गया और आखिरी दरवाजा खोला, वो खुला था। ये मानकर कि कमरा खाली है, वो चुपचाप उसमें घुस गया। लाइटें बंद थी, लेकिन बड़ी बे खिड़की से पहाड़ों का नज़ारा दिखाते हुए काफ़ी चांदनी आ रही थी। मार्कहम ने बड़े डबल बेड की तरफ देखा और पाया कि उस पर कोई बैठा था। जब ध्यान से देखा तो एक जवान जोड़ा वहां गहरी नींद में सो रहा था, एक दूसरे की बाहों में लिपटा हुआ, दिल को छू लेने वाला नज़ारा। मार्कहम कड़वाहट से मुस्कुराया, और उसने देखा कि बहुत साल हो गए थे जब वो ऐसी स्थिति में कभी लेटा था। गलियारे में कदमों की हट थी, कोई बंद दरवाजे के बाहर घूम रहा था। क्या मार्कहम को गलियारे में घूमते देखा गया था? वो तेजी से खिड़की के पास गया, उसे खोला और तेजी से छत से सटी लैंडिंग पर निकल गया। चुपचाप उसने खिड़की बंद की और चला गया। बाहर छत पर उसे बहुत ज्यादा आज़ादी का एहसास हुआ। कोई उसे वहां नहीं ढूंढ पाएगा। उसे हैरानी हुई कि उसने पहले छत के बारे में क्यों नहीं सोचा। उस पर होने से उसे अपनापन महसूस हुआ। होटल और उसमें रहने वाले सभी लोग उसके थे। कुछ रोशनदानों की रोशनी और ऊपर चांद उसे ढलान वाली पुरानी नालीदार टिन की छत पर बिना किसी रुकावट के चलने में मदद जो कर रहे थे। उसने पहाड़ों को देखा जो आसमान में दूर जा रहे थे। और एक और बात, मालिक मिस्टर खन्ना अपनी एक लंबी विदेश यात्रा पर बाहर गए हुए थे। वह अपने दोस्तों के बीच में काफ़ी मशहूर थे।
वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने अपना बहुत सारा समय और पैसा विदेशी राजधानियों लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम में बिताया। खैर, मिस्टर खन्ना की पत्नी को कुछ प्रॉब्लम थी, शायद दिमागी, और वह बहुत कम ट्रैवल करती थी सिवाय भगवान और फेथ हीलर के पास जाने के। उस समय उन्हें नींद न आने की प्रॉब्लम थी और वो अपने कमरे में ड्रेसिंग गाउन में घूम रही थी और वह जल्दी से सोने के लिए नींद की गोलियां ढूंढ रही थी। उन्होंने उन्हें आखिर कहाँ रखा था वो भूल गई थी, मगर वह उनके बेड साइड टेबल पर नहीं थी, ड्रेसिंग टेबल पर नहीं, बाथरूम शेल्फ पर भी नहीं, शायद वह उनके हैंडबैग में थी। पर फिर उन्हें वो गोली मिल गई। ग्लास में उन्होंने पानी डाला और जैसे ही वो गोली को निकल पाती, उन्होंने रोशनदान में एक चेहरा देखा। असल में चेहरा नहीं, मनुष्य का चेहरा नहीं, एक काली आंख का सॉकेट और एक डरावनी मुस्कान, एक नाक जो नाक थी ही नहीं, शीशे से सटी हुई। मिसेस खन्ना जमीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। उस रात उन्हें नींद की गोली की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बेचारी बेहोश हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक मिसेस खन्ना काफी हिस्टेरिकल रही और किसी भेड़िए आदमी या राक्षस के बारे में बेतहाशा बातें करती रही जो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन किसी ने भी, यानी कि नेगी ने भी उनको कुछ नहीं बताया। उस प्रेत का क्रेडिट मार्कम को नहीं दिया गया जो हमेशा मेहमानों के कमरे में जाने से बचता था। मैं दिन के उजाले अपने तहखाने वाले कमरे में बिताता था जिसमें दोपहर बाद की धूप की बस थोड़ी सी किरणें एक पतली सी खिड़की से आती थीं। लगभग 10 मिनट तक सूरज मार्कम की माँ की एक फ्रेम वाली तस्वीर पर पड़ता था जो एक गंभीर दिखने वाली लेकिन सुंदर महिला थी। अक्सर मार्कम के दरवाजे के बाहर खाना छोड़ दिया जाता था, जैसा बताया गया था, कभी ताज़े फल और सब्जियां, कभी पका हुआ खाना। अगर होटल में कोई शादी की दावत होती तो नेगी मार्कम के लिए कुछ रोस्ट चिकन या पुलाव भेजना भूलता नहीं था। मार्कम शादी के मौसम का इंतजार करता रहता जिसमें शानदार शादी की पार्टियां होती। वो शादी का एक पक्का हालांकि अनजान मेहमान था। अपने कमरे में शांति से ड्रिंक करने वालों में से एक थी मिसेस खन्ना। टमाटो जूस के साथ वोडका उनकी पसंदीदा ड्रिंक थी। मार्कम उन्हें अपना तीसरा पैक पीते हुए देख रहा था। तभी कमरे का टेलीफोन बजा और मिसेस खन्ना कोई ज़रूरी मैसेज पाकर अपने कमरे से बाहर निकली और पुराने ज़माने के युद्धपोत की तरह कॉरिडोर में घूमती हुई नजर आ रही थीं। एक झटके में मार्कम खुली खिड़की से अंदर घुसा और कमरे को पार करके उस टेबल तक गया जहां बोतलें रखी थीं। उसका मन किया कि वो एक पैक पी ले। मार्कम को ऐसा पैक पिए हुए कई साल हो गए थे, नई दिल्ली के इम्पीरियल में उस शाम के बाद से नहीं जब वो अपनी पहली छुट्टी पर थे। अब सर्दियों के महीने में थोड़ी सी रम उनके लिए एकमात्र शौक ही बचा था। एक साफ गिलास लेकर उन्होंने अपने लिए वोडका डाली और उसे बिना किसी परेशानी के पी गए। वह अपने लिए एक और ड्रिंक डालने ही वाले थे कि मिसेस खन्ना अचानक से कमरे में आ गई। वो वहीं जम गई क्योंकि वहाँ उनके पिछले बुरे सपने वाला जीव, आधा मुंह वाला भेड़िया और राक्षस उनकी वोडका से थोड़ी सी वोडका पी चुका था। फिर क्या था, मिसेस खन्ना चीखीं और बहुत तेज चीखीं। अब मार्कम खिड़की से तेजी से बाहर निकला और रात में कहीं गायब हो गया। लेकिन मिसेस खन्ना तब तक चीखना बंद नहीं कर रही थी जब तक नेगी, आधा स्टाफ और कई मेहमान उन्हें शांत करने के लिए कमरे में नहीं आ गए। कुछ दिनों तक हंगामा होता रहा। डॉक्टर्स आते जाते रहे, पुलिस वाले आते जाते रहे, पर नेगी की वजह से किसी को कुछ पता नहीं लग पाया। फिर नेगी सीधे खुद नीचे गया और मार्कम से भिड़ गया। मिस्टर मार्कम, सर, आपको कमरे और मेन होटल से दूर रहना होगा। आप ये बात जानते हैं, ये मैंने पहले भी बोला था। मिसेस खन्ना बहुत परेशान है, उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। होटल में जगह जगह तलाशी चल रही है। अगर उसे पता चला कि आप यहाँ रह रहे हो तो आपको जाना होगा। जब मिस्टर खन्ना नहीं होते तो वो ऑर्डर देती हैं। पर तुम तो जानते हो नेगी, ये मेरा इकलौता ही घर है, मैं और कहाँ जाऊँगा। मुझे पता है मिस्टर मार्कम, मुझे पता है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं? बिना किसी वार्निंग के आपके सामने आना उन्हें परेशान करता है। कहानियाँ फैल रही हैं, बिजनेस पहले से ही खराब है, होटल की अजीब हरकतों के लिए पहचान बन गई है। अगर आपको रात में बाहर जाना ही है तो पीछे के गेट का इस्तेमाल करें और जंगल के रास्ते पर ही जाएं, मॉल रोड से बचें। समय बदल गया है मिस्टर मार्कम, अब कोई प्राइवेट जगह है ही नहीं। अगर आपको जाना है तो आप लोगों की नज़रों में आ जाएंगे अगर ऐसे खुले घूमेंगे तो। नहीं, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कमरे में ही रहूँगा। मिस्टर नेगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे बर्ताव के लिए। अब एक रात मार्कम फिर से बाहर घूम रहा था। वो घूमते घूमते बाथरूम तक पहुंच गया। ऊपर के फ्लोर पर अपने कमरे में टहलते हुए मिसेस खन्ना ने नीचे से एक आवाज़ सुनी। उन्हें हमेशा बारटेंडर रामलाल पर शक था कि वह चुपचाप शराब पी रहा है। 10 बजे के बाद उसकी चाल लड़खड़ा जाती थी
और सुबह के समय वो अक्सर थोड़ा सुस्त और बिना दाढ़ी के आता था। खैर, आज रात वह उसे रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। मार्कम एक बार स्टूल पर झूलते हुए दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गया। मिसेस खन्ना दबे पांव अंदर आईं तो उन्हें सिर्फ एक आदमी की आउटलाइन दिखी जो अपने लिए ड्रिंक डाल रहा था। गलियारे में हवा की वजह से मिसेस खन्ना के आने की आवाज़ दब गई और वैसे भी मार्कम का मन बहुत दूर कहीं था। रामलाल, मिसेस खन्ना ने कड़कते हुए कहा, बारटेंडर को डराने के इरादे से नहीं। मार्कम चौंक गया। वह तुरंत मुड़ा। उसने कहा, मैं रामलाल नहीं हूँ मिसेस खन्ना। मार्कम ने धीरे से कहा, बस आपका एक मेहमान, असल में एक पुराना रहने वाला। आपने मुझे पहले भी देखा है। मेरा चेहरा बहुत पहले बुरी तरह घायल हो गया था, पर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सब लोग जानते हैं। मार्कम धीरे से उठा और चलने लगा। टिमटिमाती लैंप की रोशनी में जब मिसेस खन्ना ने उस डरावने चेहरे को देखा तो उन्होंने चीखने के लिए जैसी अपना मुंह खोला। मार्कम उनकी चीखें दोबारा सहन नहीं करना चाहता था। उसको बेहद इंसल्ट फील हो रही थी। मिसेस खन्ना अब भी चिल्लाती चली जा रही थी। वो रुकी नहीं रही थी। तेज आवाज़ों के कारण मार्कम ने गुस्से और रोष में आकर उनको धक्का दे दिया। बिना सोचे समझे उन्होंने बाहर हाथ निकाला और लैंप गिरा दिया। मार्कम ने उनकी पकड़ छोड़ दी। वह जोर से कारपेट पर गिर पड़ी। जलते हुए तेल की एक धार फर्श पर तेजी से बही और पास लगे पर्दे में आग लग गई। लेकिन मिसेस खन्ना अब होश में नहीं थी। आग ने एक पर्दे को पकड़ लिया जिसे पता नहीं था कि वो क्या है। लकड़ी की छत की ओर वो आग बढ़ती चली गई। मार्कम बाहर की ओर भागा और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर कोई भी नहीं आया। होटल पुराना था जिसमें लकड़ी के फर्श और छतें, ओक की लकड़ी के बीम और सीढ़ियाँ, महगनी और रोजवुड का फर्नीचर था। आग डाइनिंग रूम तक फैल चुकी थी और सीढ़ियों से होते हुए पहली मंजिल के कमरों तक पहुंच रही थी। मार्कम पहली ही सीढ़ियां चढ़ चुका था और दरवाज़ा पीट रहा था, चिल्ला रहा था और लोगों को बुला रहा था। मार्कम नेगी कमरे तक पहुंच गया था जैसे तैसे, जहाँ नेगी को जगाया गया। होटल में आग लग गई है, मार्कम चिल्लाया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस भाग गया। उसके पास और कुछ करने को नहीं था। होटल के कुछ कर्मचारी अब पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन सीढ़ियां और लैंडिंग चल रही थी और पहली मंजिल पर रहने वालों को नौकरों के एंट्रेंस पर वापस जाना पड़ा, जहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ टेनिस कोर्ट तक जाती रहीं। यहाँ वे इकट्ठा हुए हैरानी और घबराहट से देख रहे थे कि आग तेजी से मेन बिल्डिंग में फैल रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी खिड़कियाँ पर भी वो यानी कि आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। टेनिस कोर्ट पर मौजूद छोटे ग्रुप में जल्दी ही भारी लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि बुरी खबर भी अच्छी आग की तरह तेज़ी से फैलती है और शहर के लोगों को आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मार्कम छत पर आया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा जबकि आग एम्पायर होटल में तेज़ी से फैल रही थी। मिसेस खन्ना को छोड़कर सब लोग बिल्डिंग से बाहर थे और अभी तक किसी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। सुबह बारिश हुई और काफ़ी तेज़ हुई और इसके आखिरकार आग बुझी गई, लेकिन तब तक बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी और एम्पायर होटल, जो 100 साल से ज़्यादा समय से शहर की सुरक्षा कर रहा था, बेचारा अब नहीं रहा था। मिसेस खन्ना की मृत्यु की खबर सबको सुबह मिली। नेगी ने जिनीवा में मिस्टर खन्ना को एक टेलीग्राम भेजा और ये दुखद समाचार सुनाया। नेगी को अचानक मार्कम की याद आई और तुरंत वो मार्कम को देखने के लिए भागा, लेकिन वह अभी भी पूरी बिल्डिंग और सेलर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। बेसमेंट और धुएं का गुबार वहाँ अभी भी था। नेगी ने पाया कि मार्कम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मार्कम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। नेगी ने उसे हिलाने की कोशिश करी, पर वो मृत था। बेचारा, उसका एक आखिरी दोस्त जो उसकी कमाई का हिस्सा भी था, कहीं ना कहीं वो अब उसे छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका था। मार्कम की नकली नाक साइड में टेबल पर रखी हुई थी, जो कि नेगी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यादगार थी। शायद धुएं की वजह से दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, पर वो नेगी के लिए तो एक प्रिय दोस्त था, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द टू फेस मैन बाय रस्किन बॉन्ड। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गज़ब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाइप बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा।
मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।